इक्वल होता है तो राइट हैंड साइड पे Yes. बढ़ेगा, राइट हैंड साइड पे a बढ़ेगा, एक्सेलरेशन विल इंक्रीज। Acceleration. Yes. जैसे जैसे t बढ़ाएंगे ना a की वैल्यू बढ़ेगी, वो आप समझ सकते हो, ठीक है। अब होता क्या है, टेंशन को मैं बढ़ा रहा हूँ, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, मतलब ये जो पर्सन है वो और ज्यादा एक्सेलरेशन के साथ ऊपर ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, बराबर। लेकिन क्या है, टेंशन एक मैक्सिमम वैल्यू तक जाता है, टेंशन एक मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकता है। टेंशन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, उसको बोलते हैं ब्रेकिंग टेंशन, ठीक है, ब्रेकिंग टेंशन बोलते हैं। सपोज टेंशन आपने बढ़ाया और वो यहाँ तक पहुंच गया, कहाँ तक, मैक्सिमम तक पहुंच गया। ये आप समझ सकते हो कि जब टेंशन मैक्सिमम होगा ना, उस मूवमेंट पे जो एक्सेलरेशन होगी इस पर्सन की, वो भी मैक्सिमम होगी। Yes. Yes. जब टी मैक्स होगा ना, उस मूवमेंट पे ये ए जो है वो भी मैक्स होगा। अब देखो क्वेश्चन में आपको टी मैक्स गिवन होगा तो फिर ए मैक्स पूछेंगे, ए मैक्स गिवन होगा तो फिर टी मैक्स पूछेंगे, दैट इज अप टू देम। कॉन्सेप्ट समझ के लो और इसको थोड़ा इमेजिन करो, मतलब ये जो सिचुएशन फिजिक्स में आप सीखते हो ना, थोड़ा थोड़ा इमेजिन भी करने का। अब आप बोलेंगे सर इसको इमेजिन कैसे करूं? इमेजिन करो एक रस्सी लटक रही है बड़ी सी टॉल बिल्डिंग से, आप उसके ऊपर चढ़ रहे हो, ठीक है, आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, हाँ? जो मैं बोल रहा हूँ वो इमेजिन हो रहा है क्या, जो बोल रहा हूँ मैं? Yes. Yes. जो फिजिक्स टीचर बोलता जाता है ना, उस चीजों को इमेजिन करने का अपने सामने, तो सबसे अच्छे से समझेगा आपको। सो जो एक लंबी रस्सी है, बिल्डिंग से लटक रही है, आप उसके ऊपर ऊपर की तरफ चढ़ते जा रहे हो, यू आर क्लाइंबिंग अप। लेकिन जिस एक्सेलरेशन से आप ऊपर जा रहे हो ना, जिस एक्सेलरेशन से आप ऊपर चढ़ रहे हो, मुझे वो पसंद नहीं है। मैं चाहता हूँ कि एक्सेलरेशन और बढ़ाओ आप। तो इमेजिन करो आप एक्सेलरेशन और बढ़ानी है, तो पता है आप क्या करोगे? रस्सी को और जोर जोर से खींचते जाओगे, तो जल्दी जल्दी आप ऊपर चढ़ोगे, टेंशन बढ़ेगा रोप में, टेंशन बढ़ाने पे एक्सेलरेशन बढ़ेगी। रस्सी को जोर से खींचोगे तो रस्सी में टेंशन इंक्रीज होगा, तो एज टेंशन विल इंक्रीज योर एक्सेलरेशन विल आल्सो इंक्रीज, ठीक है। लेकिन मैंने भी क्या बताया, जब टी मैक्स हो जाएगा तब ए मैक्स हो जाएगी, ये भी मैं समझा देता हूँ। सपोज ये रोप है ना, जिस रोप पे आप चढ़ रहे हो, ये बहुत ही वीक रोप है, बहुत कमजोर हो गई है रोप, पुरानी रोप है, और आप बहुत हैवी हो, आपका वजन काफी ज्यादा है। इमेजिन करो रोप बहुत वीक है, आपका वजन ज्यादा है, बट एनी हाउ यू आर मैनेजिंग, यू आर क्लाइंबिंग। तो उसमें एक बात है, आप मैनेज करके क्लाइंब कर रहे हो ऊपर। अगर आपने और जोर जोर से चढ़ना शुरू किया ऊपर, और एक्सीलरेशन बढ़ाई, चांसेस है कि रस्सी टूट जाएगी कि नहीं टूट Yes. सकती? बिल्कुल टूट जाएगी। बिकॉज अगर आपने और जोर जोर से ऊपर चढ़ने की कोशिश की ना, ये टी और बढ़ जाएगा, और अगर उसने टी मैक्स को क्रॉस कर लिया, टी मैक्स को क्रॉस करने पे रोप टूट जाती है, ठीक है। तो टेंशन मैक्सिमम से ज्यादा नहीं होता है, उससे टूट जाती है, तो थोड़ा इसको ध्यान में रखो। आई होप इट इज क्लियर नाउ। आई एम गोइंग विद द नेक्स्ट। व्हेन दिस पर्सन इज कमिंग डाउन ऑन द रोप, ठीक है, कमिंग डाउन ऑन द रोप। सो जो ये डायग्राम को मैं यही कंटिन्यू करता हूँ। सो जब ये बंदा नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है तो मैं mg माइनस टी लिख सकता हूँ ना, Yes. इट विल बी इक्वल टू EMA, करेक्ट यार, क्लियर? हाँ, अब इसमें एक बात बता, इसमें वापस ये होता है कि mg तो एक कांस्टेंट होता है, इसको आप चेंज कर सकते हो। अगर टेंशन को आप इंक्रीज करोगे, ते वेदांत झोपलेलं म्हणून मी तिथे बसले. नको ना लाऊड लाईट बंद कर. माइक ऑफ करा, तुमचं माइक ऑन आहे. ठीक है, तो एक बात बता, अगर ये टेंशन को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो क्या लगता है ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड को क्या होगा? टेंशन अगर इंक्रीज करेंगे तो Decrease होगा. डिक्रीज होगा. यस, डिक्रीज होगा। लेफ्ट हैंड साइड डिक्रीज होगा तो मतलब राइट हैंड साइड भी डिक्रीज Right. होगा। Yes. डिक्रीज. एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा। होगा क्या कि as t increases ना, in this equation as t increases the value of a will come lesser and lesser, a will decrease, ठीक है। t बढ़ाएंगे एक्सेलरेशन कम होता जाएगा, वो आप समझ सकते हो। देखो ये पर्सन नीचे आ रहा है, नीचे आने के टाइम पे अगर ये टेंशन को बढ़ाया जाए, टेंशन तो ऊपर खींच रहा है, उसको बढ़ाएंगे तो आपकी डाउनवर्ड आने की एक्सेलरेशन कम हो जाएगी ना। Yes. as t increases acceleration decreases। so इसमें क्या होगा, अगर सपोज ऐसे करते करते आप t max पे पहुंच गए, उस टाइम पे जो आपको एक्सेलरेशन मिलेगी ना वो मिन होगी, ठीक। तो अब इसमें टी मैक्स गिवन होगा, आपको कभी कभी ए मिन निकालने को बोलेंगे, लाइक दैट क्वेश्चंस कैन कम। फिलहाल अगर लास्ट टाइम भी आपने नोट किया होगा, आई एम श्योर, अगर नहीं किया तो अभी कर लो। इसके ऊपर डेफिनेटली मैं कल के लेक्चर में कुछ एमसीक्यू कराऊंगा। कल क्यों कराऊंगा? क्योंकि आज मुझे थोड़ा थियरी डिस्कस करना है, पहले आज फिनिश करना है वो। कल इसके ऊपर डेफिनेटली आई विल डू सम एमसीक्यूज।
डन, ठीक है। तो ये रोप वगैरह याद रखो। इससे पहले हमने पुली ब्लॉक के क्वेश्चंस किए थे, कंस्टेंट रिलेशन कराया Yes. था, सब हो Yes. गया था। अब एक बात बताता हूँ, इस चैप्टर में जो अगला टॉपिक है, जो मतलब मैं अगर सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से जाऊँ, क्योंकि जेई नीट के एग्जाम जो होते हैं वो सीबीएसई के हिसाब से होते हैं, एनसीईआरटी के हिसाब से जाऊँ, तो इसके बाद जो अगला टॉपिक है ना वो होना चाहिए फ्रिक्शन। फ्रिक्शन भी इसी में आता है, लॉज ऑफ मोशन में आता है फ्रिक्शन। लेकिन फ्रिक्शन मैंने नहीं पढ़ाया था, आई थिंक आपने किसी और चैप्टर में थोड़ा बहुत पढ़ा था फ्रिक्शन के बारे में। Yes. Yes. फ्रिक्शन जो है वो एंट्रेंस लेवल पे हुआ है क्या आपका? No. 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 नहीं ना, फ्रिक्शन मैं ही करा देता हूँ, क्योंकि लॉज Yes, ऑफ sir. मोशन का ही वो पार्ट है। अभी कर देंगे तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। यू कैन अटेम्प्ट एन एमसीक्यूज ऑफ लॉज ऑफ मोशन टुडे। द नेक्स्ट टॉपिक दैट विल स्टार्ट, इट्स फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इतना छोटा टॉपिक नहीं है, एंट्रेंस में ये काफी बड़ा होता है टॉपिक ये, ठीक है। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, बट मे बी वी विल एबल टू फिनिश इट इन द टुमारोज लेक्चर, मे बी। फ्रिक्शन, अब देखो फ्रिक्शन स्टार्ट कर देता हूँ मैं। नेक्स्ट टॉपिक फ्रिक्शन क्या होता है, मैं थोड़ा क्विकली बता देता हूँ। देखो सपोज ये दो बॉडीज हैं जो एक दूसरे के कांटेक्ट में है, ठीक है। अगर इन दोनों बॉडी की वेलोसिटी सेम है, ठीक है, वापस सुन लो, इन दोनों बॉडीज की वेलोसिटी सेम है। दोनों की वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी वेक्टर होता है, डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। सपोज दोनों की वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी का डायरेक्शन भी सेम है, तभी मैं बोलूंगा मतलब वेलोसिटी सेम है, अगर डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, ठीक है। तो सपोज दोनों की वेलोसिटी एग्जैक्टली सेम है। अब ये भी हो सकता है कि जो दोनों की वेलोसिटी, इधर मैं लिख रहा हूँ, देखो v1 एंड v2, ये दोनों की वेलोसिटी है। देखो ये जो ऊपर वाला ब्लॉक है ना, इसकी वेलोसिटी v1 है, और ये सब ब्लॉक है, इसकी वेलोसिटी v2 है। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, वेलोसिटी एग्जैक्टली इक्वल है, डायरेक्शन में भी मैग्नीट्यूड में भी। तो एक बात बताऊं, अगर ऐसा है तो मैं बोल सकता हूँ कि देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन देम। दिस इज नो रिलेटिव मोशन। क्या मतलब है इसका? सोचो ये दोनों की वेलोसिटी एकदम सेम है। अब अगर आप एक बॉडी के ऊपर बैठे हो तो आपको दूसरी बॉडी मूविंग दिखेगी कि नहीं दिखेगी मूविंग? नहीं दिखेगी। No, नहीं नहीं दिखेगी। दिखेगी। तो जब आपको मूविंग दिखेगी ना, उसको बोलते हैं रिलेटिव मोशन। जब आप एक बॉडी पे बैठते हो और आपको दूसरी बॉडी मूव होते हुए दिखती है तो उसको बोलते हैं कि रिलेटिव मोशन है, मतलब एक के हिसाब से दूसरा मूव हो रहा है। लेकिन अभी फिलहाल रिलेटिव मोशन नहीं है, ठीक है। अब फ्रिक्शन क्या होता है, याद रखो, जो फ्रिक्शन है ना वो रिलेटिव मोशन को ही ऑपोज करता है। फ्रिक्शन को पसंद ही नहीं है रिलेटिव मोशन, ठीक है। फ्रिक्शन पता है क्या चाहता है? फ्रिक्शन चाहता है कि दोनों हमेशा एक साथ साथ में चलते रहे, एक ही स्पीड पे। होता है ना, हम साथ साथ है, दोनों ब्लॉक साथ साथ में Yes. चलते हैं, ठीक है। तो अगर ये देखो यहाँ पे रिलेटिव मोशन ही नहीं है ना, तो फ्रिक्शन भी नहीं होगा। दिस टाइम फ्रिक्शन विल बी जीरो। लेकिन एक बात, इसमें मैंने आपको बोला कंडीशन की वेलोसिटी इक्वल होनी चाहिए दोनों की। एक बात, अगर दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटी जीरो है, दोनों की जीरो है, तो भी वेलोसिटी इक्वल हुई ना दोनों की? Yes. 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 जीरो Yes. भी चलेगा, ऐसा नहीं है कि जीरो नहीं चलेगा। इसका देखो प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ, मैंने पहले भी दिखाया है बट फिर से करा देता हूँ। ये दोनों मेरे हाथ देख लो, ये मेरे जो दोनों हाथ हैं ये वो दो बॉडीज हैं। अभी बताइए दोनों हाथ को देखो, दोनों की वेलोसिटी जीरो है क्या? Yes. 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 दोनों की वेलोसिटी जीरो है, तो मतलब दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो फ्रिक्शन नहीं है दोनों के बीच में। यू कैन अंडरस्टैंड, मेरे हाथ में अभी फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा है। अच्छा अभी देखो, दोनों की वेलोसिटी सेम है क्या अभी भी? Yes. Same. Yes. अभी लग रहा है कि फ्रिक्शन होगा दोनों हाथ के बीच में? No. 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 देखो अभी अगर ऐसे किया, Yes. 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 अभी होगा। तो ये रिलेटिव मोशन है। देखो ये रिलेटिव मोशन है, जो हाथ ऊपर जा रहा है उसको लगेगा कि बाजू वाला हाथ नीचे जा रहा है तो ये रिलेटिव मोशन है। तो जब क्या होता है, जब दोनों की वेलोसिटी अलग हो जाती है, v1 इज नॉट इक्वल टू v2, अगर ऐसा है तभी इसको बोला जाता है मतलब दोनों की वेलोसिटी अलग है, दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटी डिफरेंट है, तो ये होता है रिलेटिव मोशन। नाउ रिलेटिव मोशन स्टार्टेड। और रिलेटिव मोशन को ही ऑपोज करने के लिए कौन आता है? फ्रिक्शन। Friction. Friction. क्या करता है, देखो फ्रिक्शन तभी आएगा जब v1 इज नॉट इक्वल टू v2। ध्यान से देखो, अभी सपोज ये जो v1 है ना वो फास्टर है, और जो नीचे वाली बॉडी है वो थोड़ी सी स्लो चल रही है, एक फास्ट है और एक स्लो है, तो अभी फ्रिक्शन आएगा। फ्रिक्शन क्या करेगा, जो बॉडी फास्ट है ना उसको थोड़ा स्लो डाउन करने के लिए वो ऐसे एक्ट करेगा फ्रिक्शन, और जो बॉडी स्लो है उसको थोड़ा फास्ट अप करने के लिए फ्रिक्शन ऐसे एक्ट करेगा। फ्रिक्शन कभी भी देखो एक बॉडी पे नहीं लगता है,
फ्रिक्शन हमेशा दोनों बॉडीज पे लगेगा, कभी भी एक पे वो नहीं लगता है। हाँ, ये बात अलग है कि अगर आप सपोज न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, व्हाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल यू आर ओनली इंटरेस्टेड इन द अपर बॉडी, आप खाली ऊपर वाली बॉडी में इंटरेस्टेड हो, तो वो आपका इंटरेस्ट है। अगर खाली ऊपर वाली बॉडी पे इंटरेस्टेड हो तो आप खाली ये फोर्स दिखाएंगे ना। लेकिन एक्ट जो फ्रिक्शन है लगता दोनों के ऊपर है, इट्स एक्ट ऑन द बोथ, नेवर इट एक्ट ऑन द वन बॉडी। ठीक है, मतलब एक बार जब हम लोग रोड पे चलते हैं तो हमारे शूज पे फ्रिक्शन लगता है, तो Yes. एक बार अगर हमारे शूज पे फ्रिक्शन लग रहा है तो अर्थ पे भी लगेगा क्या, इसका मतलब? Yes. Yes. यस, अगर फ्रिक्शन आपके शूज के ऊपर ऐसा लग रहा है कि इट इज एक्टिंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, तो अर्थ के ऊपर वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। Forward. ठीक है, ये देखो, ये अगर आपके शूज पे ऐसा लग रहा है तो अर्थ पे वो ऐसा लगेगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन दोनों पे लगता है। अगर कोई पूछे कि ये जो दोनों फ्रिक्शन लग रहे हैं, इज इट एक्शन रिएक्शन पेयर, यू कैन से यस, दीज आर एक्शन Yes. रिएक्शन पेयर। Yes. इक्वल भी होते हैं और ऑपोजिट भी हैं, और दोनों अलग अलग बॉडीज पे एक्ट कर रहे हैं, तो दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर होता है ये। ठीक है, हाँ, अब देखो, फ्रिक्शन जो फास्ट है उसको स्लो करने के लिए इधर एक्ट होगा, और जो स्लो है उसको फास्ट करने के लिए इधर एक्ट होगा। क्लियर? और पता है कब तक फ्रिक्शन लगता रहेगा? ये तब तक लगता रहेगा जब तक दोनों की वेलोसिटी सेम ना हो जाए। अगर दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई तो वापस फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? 0। 0. ये फ्रिक्शन का एक बेसिक नेचर है जो पता ही नहीं होता है बहुत बार बच्चों को। मेन चीज तो यही है फ्रिक्शन की, मेन आइडिया तो यही है फ्रिक्शन का। अब जल्दी से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखो, इन दोनों बॉडीज के बीच में मैंने कहा था रिलेटिव मोशन होना चाहिए तभी फ्रिक्शन एक्ट होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। अगर सपोज रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, इट्स नॉट हैपनिंग, बट यू आर ट्राइंग टू स्टार्ट द रिलेटिव मोशन, आप एटलीस्ट ट्राई मार रहे हो स्टार्ट करने के लिए। जब आप एक बार जब आप ट्राई भी करते हो रिलेटिव मोशन को स्टार्टअप करने का, फ्रिक्शन आ जाता है क्या उसको रोकने के लिए कि नहीं? Yes. मैंने एग्जांपल दिया था, सोचो एक कबर्ड है, कबर्ड आपके घर पे फ्लोर पे रखा हुआ है, याद करो बताया था ये। कबर्ड को जब आप पुश करते हो, अभी कबर्ड पुश हुआ ही नहीं है, कबर्ड ने मोशन चालू ही नहीं किया, लेकिन उससे पहले ही यू आर जस्ट ट्राइंग टू मूव इट, फ्रिक्शन एक्ट करता है क्या कबर्ड के ऊपर? Yes. Yes. रिलेटिव मोशन, ध्यान से भी सुनना, रिलेटिव मोशन बिगिन होने से पहले, मोशन सच में स्टार्ट होने से पहले जो फ्रिक्शन एक्ट होता है उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। याद है? और एक बार Yes. फ्रिक्शन स्टार्ट हो गया, एक बार रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो गया, लेट्स से Kinetic. मोशन रियली स्टार्टेड, Kinetic उसके friction. बाद जो फ्रिक्शन एक्ट होता है उट्स कॉल्ड एज Kinetic friction. स्टैटिक बड़ा होता है काइनेटिक से, ऐसे बच्चे मानते हैं कि Yes. स्टैटिक बड़ा होता है काइनेटिक से। एक्चुअली में ये पार्शियली राइट है, ये ऐसा परफेक्टली ये स्टेटमेंट गलत है, परफेक्टली ये राइट नहीं है। क्यों? स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को चेंज कर सकता है, इट कैन इंक्रीज डिक्रीज इटसेल्फ। Yes. स्टैटिक फ्रिक्शन आपकी नीड के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करता है। सपोज यू आर अप्लाइंग 10 न्यूटन ऑन द कबर्ड, तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी अपने आप को 10 बना देगा। यू आर अप्लाइंग 20 न्यूटन ऑन द कबर्ड, तो स्टैटिक फ्रिक्शन अगर अपने आप को 20 कर सकता है तो वो अपने आप को 20 करेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन यार सेल्फ एडजस्टिंग होता है, इट एडजस्ट इटसेल्फ। Yes. तो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू अप टू विच स्टैटिक फ्रिक्शन कैन गो, उसको ये बोलते हैं, याद है? Limiting value. Yes. Static friction. हाँ, ये जो वैल्यू है ना, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू, ये वैल्यू बड़ी होती है काइनेटिक फ्रिक्शन से। दिस नाउ द स्टेटमेंट जो मैंने अभी तक लिखा है ना, ये बिल्कुल करेक्ट है जो अभी लिखा है मैंने। हमेशा ऐसे नहीं बोल सकते कि स्टैटिक बड़ा होता है काइनेटिक से। लिमिटिंग वैल्यू स्टैटिक की बड़ी होती है काइनेटिक से। अब आप बोलेंगे सर काइनेटिक की लिमिटिंग वैल्यू नहीं है क्या, मतलब काइनेटिक भी मैक्सिमम तक जाता होगा? ऐसा नहीं है, काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट लगता है बॉडी के ऊपर। मतलब सपोज दो बॉडी के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो उसमें जो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा वो फिक्स्ड लगता है, वो अपने आप को बढ़ा नहीं सकता है, कम नहीं कर सकता है। काइनेटिक इज फिक्स्ड, स्टैटिक कैन चेंज इटसेल्फ। जस्ट स्टैटिक आपको मोशन करने से रोकेगा, तो जितना वो रोक सकता है उतना वो रोकने की कोशिश करता है, लेकिन काइनेटिक एक कांस्टेंट है। अब देखो, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ना, उसको मैं ऐसे लिखता हूँ हमेशा FL। आपके बुक्स में कोई अलग सिंबल हो सकती है, बट मैं ये सिंबल दूंगा FL। ये बड़ा होता है हमेशा, काइनेटिक फ्रिक्शन तो कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू लिखता हूँ मैं FK। ठीक है, FL मतलब क्या, L मतलब क्या मान लेगा, लिमिटिंग वैल्यू। ओके, अब देखो FL की वैल्यू ये होती है, याद रखो, बताया था ये पहले भी। FK की वैल्यू ये होती है। इसमें N याद है किसी को क्या होता है? व्हाट इज N? Normal reaction. Normal reaction. रिएक्शन रिसीव्ड बाय द बॉडी। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर जिनको नॉर्मल रिएक्शन नहीं समझ में आ रहा है, ये देखो
एक बात बताओ, नॉर्मल रिएक्शन थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं। ये दोनों बॉडीज आपस में कांटेक्ट में है, आपको क्या लगता है फ्रिक्शन के लिए कांटेक्ट जरूरी है दोनों बॉडी के बीच में कि बिना कांटेक्ट के भी हो जाएगा फ्रिक्शन? necessary. Necessary इसके है, लिए कांटेक्ट तो जरूरी है ना, तो इसलिए कहा जाता है कि जो फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शन एक कांटेक्ट फोर्स है। फ्रिक्शन इज अ कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कांटेक्ट है, जब भी दो बॉडीज के बीच में सच में कांटेक्ट होता है तब ऐसा माना जाता है कि ये जो दोनों बॉडीज है ना एक दूसरे के ऊपर ऐसा फोर्स लगाती है, देखो ऐसा परपेंडिकुलर फोर्स। ऊपर वाली बॉडी नीचे वाली बॉडी को ऐसे प्रेस करती है और जो नीचे वाली बॉडी है वो ऊपर वाली बॉडी को ऐसे प्रेस करती है। ये फोर्स दिख रहा है जो मैंने बनाया है, इट इज अ फोर्स विच इज परपेंडिकुलर ऑन द कॉन्टैक्ट एरिया। ये देखो दिख रहा है। और फ्रिक्शन कैसा है? फ्रिक्शन इज परपेंडिकुलर ऑन द कॉन्टैक्ट एरिया और फ्रिक्शन इज पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट एरिया। Perpendicular. ये कॉन्टैक्ट वाली एरिया है ना, दिस इज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। तो फ्रिक्शन इज पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट एरिया। फिजिक्स में हम लोग उसको पैरेलल नहीं बोलते हैं, फिजिक्स में हम लोग उसको टेंजेंशियल बोलते हैं। फ्रिक्शन इज टेंजेंशियल ऑन द एरिया, और ये जो मैंने दिखाया है इज इट परपेंडिकुलर ऑन द एरिया? ये होता है नॉर्मल। Yes. अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, फिजिक्स के हिसाब से ये जो n है विच इज यू कॉल एज अ नॉर्मल रिएक्शन, और जो फ्रिक्शन है ये दोनों कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। कॉन्टैक्ट में ये दोनों एक्ट होते हैं, खाली फर्क इतना है कि फ्रिक्शन टेंजेंशियल होता है और जो नॉर्मल रिएक्शन है वो परपेंडिकुलर होता है कॉन्टैक्ट के ऊपर, ठीक है। फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन होता है, याद है ये? तो जैसे जैसे नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा फ्रिक्शन भी बढ़ता है, ठीक है। ये प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करके जो कांस्टेंट डालते हैं वो म्यू रहता है। म्यू इज अ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। म्यू के बारे में बताऊंगा, डोंट वरी, ऐसे पहले कट होता है ये। म्यू एस ग्रेटर देन व्हाट? म्यू के। लेकिन ये दोनों है ना, म्यू एस और म्यू के, म्यू एस का नाम है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू के का नाम है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। जो दोनों है ना, दोनों 1 से छोटे होते हैं। ये देखो बोथ ऑफ देम आर लेसर देन व्हाट? 1। कभी भी आप म्यू 1 से ऊपर नहीं मिलेगा। अगर म्यू 1 से ऊपर मिल रहा है इसका मतलब है वो क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो म्यू 1 से ऊपर नहीं होता है, इट्स रॉन्ग इफ म्यू इज ग्रेटर देन 1। उसके पीछे रीजनिंग है लेकिन वो 11th स्टैंडर्ड के बच्चे को नहीं समझाई जा सकती है कि ऐसा क्यों है, बट इतना याद रखो कि म्यू लेस देन 1 होता है हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट एक चीज बता देता हूँ म्यू के बारे में, कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा सर म्यू एक्चुअली में क्या है। देखो मैं समझा देता हूँ यहाँ पे। एनीबॉडी, ये फॉर्मूला आपको याद है ना, फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एन। एक बात, इससे ऊपर मैंने ये फॉर्मूला लिखी है, इसको देख के हम लोग क्या बोल सकते हैं? फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है? नॉर्मल रिएक्शन। Normal reaction. फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है। ये हमने एक्सपेरिमेंटली देखा है लेबोरेटरीज में कि फ्रिक्शन सच में एन पे डिपेंड करता है। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज है जो हमने लेबोरेटरी में भी देखी है और एक कॉमन सेंस है, आपको भी मालूम है वो चीज ये है कि जो फ्रिक्शन है ना वो इन दोनों सरफेसेस के नेचर पे भी डिपेंड करता है। अगर ये दोनों सरफेसेस जो है, ये दोनों बॉडीज है, अगर बहुत ही रफ बॉडीज है तो आपको नहीं लगता रफ बॉडीज में फ्रिक्शन ज्यादा होता ज्यादा, है? yes, ज्यादा। अगर दोनों बॉडी बहुत ही स्मूथ है, पॉलिश्ड है, दोनों के ऊपर मैंने वैक्स की पॉलिशिंग की है, तो दोनों के बीच में फ्रिक्शन कम होगा। फ्रिक्शन इस पे भी डिपेंड करता है कि ये दोनों सरफेसेस है ना, जो दोनों सरफेस टच में है, दोनों सरफेसेस का नेचर कौन सा है? आर दे रफ सरफेसेस और दे आर स्मूथ सरफेसेस? फ्रिक्शन उस पर भी डिपेंड करता है। तो वो कैसे आएगा? यहाँ पे देखो, हम लोग ये मानते हैं कि जो ये म्यू है ना, म्यू डिपेंड्स ऑन द टू सरफेसेस। अगर आप दोनों सरफेसेस को चेंज करेंगे या एक सरफेस को भी चेंज करेंगे तो म्यू चेंज हो जाएगा। और सोचो इस फॉर्मूला में अगर म्यू चेंज हो गया तो फ्रिक्शन भी चेंज हो जाएगा ना, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। Yes. Yes. एक चीज पर ध्यान रखो, म्यू डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ टू सरफेसेस। इफ द सरफेसेस आर रफ, म्यू ज्यादा होता है। इफ द सरफेसेस आर स्मूथ, म्यू कम होता है, ठीक है। लाइक दैट इट इज। तो अगर आप सपोज कोई एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, उसमें आपको बोला कि वुड के ऊपर वुडन बॉडी रखी हुई है, वुड के ऊपर वुड, बाद में बोला कि वुड के ऊपर ग्लास की बॉडी रख दी है, तो बहुत सारे स्टूडेंट समझते नहीं है कि म्यू क्यों चेंज हो गया। वो बस पूछते हैं सर म्यू क्यों चेंज हो गया, म्यू तो वही होना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। तो बेसिक क्लियर रखो, म्यू डिपेंड्स ऑन द सरफेसेस। एज यू चेंज सरफेसेस, म्यू गेट्स व्हाट? चेंज्ड। नेक्स्ट थिंग, म्यू का कोई यूनिट नहीं होता है, इट इज अ यूनिटलेस नंबर, इट्स जस्ट अ प्योर नंबर, नो यूनिट। ठीक है, बात समझ में आई यहाँ तक? Yes. Yes. हाँ, अब देखो फ्रिक्शन में मैं आगे बढ़ता हूँ। ये सब चीजें जो मैंने अभी बताई वो सब बेसिक्स था, फाउंडेशन।
अब मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट थिंग्स आई विल डिस्कस। ये जो मैं अभी बता रहा हूँ चीजें वो टेक्स्ट बुक में ज्यादातर नहीं मिलती है, इट्स फॉर एंट्रेंस। एंगल ऑफ फ्रिक्शन डिनोटेड बाय दिस सिंबल, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। भी एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? सी सपोज एक ब्लॉक है, उसके नीचे दूसरा ब्लॉक है, लाइक दिस। अगर इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है तो फ्रिक्शन ऐसे होता है यूजुअली, टेंजेंशियल ना, कि नॉर्मल, क्या बोलना चाहिए फ्रिक्शन को? Tangential. Tangential. अरे ये कौन सा फोर्स है? नॉर्मल रिएक्शन। Normal reaction. Normal reaction. दोनों को कांटेक्ट फोर्सेस कहा जाता है, बोथ ऑफ देम आर कांटेक्ट फोर्सेस। अगर देखो ये दोनों कांटेक्ट फोर्सेस है ना, और ये दोनों फोर्सेस मैंने दिखाए हैं, ये दोनों फोर्सेस ऊपर वाली बॉडी पे एक्ट हो रहे हैं, मतलब ये दोनों फोर्सेस एक ही बॉडी पे एक्ट हो रहे हैं। तो मैं इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल देता हूँ। लेट्स से ये दोनों का रिजल्टेंट ये निकलेगा। अब ये मत पूछना कि सर ये रिजल्टेंट ऐसे कैसे निकाला, समझता है कैसे निकाला? Yes. Parallelogram law. लॉ लगाया मैंने, और कुछ नहीं। तो आर को मैं बोल सकता हूँ क्या? आर इज अ रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स। इज इट रिजल्टेंट? Yes. Yes. यस, आर का नाम है टोटल कांटेक्ट फोर्स और रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स। अभी आर और एन के बीच में जो एंगल है, ध्यान से देखो, ये एंगल आर और एन के बीच में, इस एंगल को फाई लिखा है, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। दिस एंगल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर इसका नाम ऐसा क्यों रखा है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन? ठीक है, उसके पीछे कुछ खास रीजन तो नहीं है, बट इतना रीजन मैं बोल सकता हूँ कि जैसे जैसे फ्रिक्शन ज्यादा होता है ना, सपोज ये जो फ्रिक्शन है, इसको सपोज ये फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होता है, फ्रिक्शन कैन इंक्रीज डिक्रीज। देखो अगर जैसे जैसे ये फ्रिक्शन बढ़ेगा ना, इमेजिन करो ये फ्रिक्शन बढ़ रहा है, तो वैसे 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 ये Angle बढ़ेगा। ऐसा होता जाएगा डायग्राम, Yes. और वैसे वैसे ये एंगल भी बढ़ती जाती है। फ्रिक्शन फोर्स बढ़ने पे ये एंगल भी बढ़ती है। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स सपोज जीरो है, अगर सपोज फ्रिक्शन फोर्स है ही नहीं, जीरो है, तो ये एंगल भी जीरो बनती है। Yes. और थोड़ा समझो, तो दिस एंगल इंक्रीजेस और डिक्रीजेस विद फ्रिक्शन, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन बढ़ेगा तो ये एंगल भी बढ़ती है, फ्रिक्शन कम होगा तो ये एंगल भी कम होती है। तो इसका मतलब ये एंगल फिक्स तो नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। फ्रिक्शन जब अपने इस वैल्यू पे पहुंचता है, याद है ये वैल्यू, Limiting value. Limiting. Limiting. उस टाइम पे ये जो एंगल है, ये एंगल भी मैक्सिमम हो जाती है। जब फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा तब एंगल भी मैक्सिमम होती है। तो जब ये एंगल मैक्सिमम होती है ना, तब उसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। मतलब अगर कोई बोले एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करो, तो जब वो मैक्सिमम होती है उसको फाइंड किया जाता है, मैक्सिमम एंगल को। अब इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन करो कि ये FL हो चुका है, इट हैज ऑलरेडी बिकम FL। तो ये फाई एंगल अभी हम लोग फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से देखो। आई विल अप्लाई दिस फॉर्मूला, tan ऑफ फाई। एनीबॉडी, tan क्या होता है? tan इज ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड ना। Adjacent. Yes. देखो ये फाई का ऑपोजिट साइड अगर आप देखोगे ना, ये फाई का ऑपोजिट साइड ये है, Limiting friction. वो इतना होगा ना, तो इसका ऑपोजिट लिमिटिंग फ्रिक्शन है। और इसका देखो फाई का एडजेसेंट साइड देखो, एडजेसेंट साइड। Normal. 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 तो देखो tan फाई की फॉर्मूला मैं बना रहा हूँ, इट इज FL अपॉन n। बट एक बात बताइए, जो FL है, FL को ये लिख सकते हैं क्या? Yes. 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 S. डिवाइडेड बाय n। US आएगा। Mu S. US. यस, अब ये चीज याद रखो, tan ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। tan ऑफ दिस एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, देखो कुछ नोट करना तो मेरे साथ नोट कर लो आप लोग भी। फिनिश इट। स्टूडेंट स्क्रीन क्लियर है ना? पक्का स्क्रीन मतलब Yes, चेंज yes. करना है क्या? Clear. Yes. Yes, sir. Sir. Any changes or modification you want on the screen? कुछ difficulty है नहीं ना? No. No. ठीक है। अच्छा ये मैंने कुछ बताओ, ये कभी कॉलेजेस कब स्टार्ट हो रहे हैं? कुछ है इस मतलब Start हो गए। Start हुआ online. Online lecture. हाँ? ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट हुआ। Online lecture start. सर अरे पीडीएफ मैं भेज पूछ रहे रहा हैं। हूँ ऑफलाइन कोचिंग कब स्टार्ट हो रही है? मतलब कब लोग आप लोग क्लासेस में आएंगे? मतलब कुछ पता है क्या? कोई नहीं न्यूज़ आई है पता क्या? No. ऑफलाइन कब स्टार्ट हो रहा है? Sir, test चालू होने सर वाला क्लास में आने वाले टेस्ट के लिए है। Offline test कब से? कल से। कल से. कल कल से। से. अच्छा ठीक है, थोड़ा दूर दूर बैठना है एक दूसरे के साथ। ठीक है। Yes. Yes.
हाँ, क्योंकि मैंने जैसे सुना है, मैं एक बता देता हूँ, मैंने जैसे सुना था तमिलनाडु में गवर्नमेंट ने क्या किया, सिर्फ आईआईटी मद्रास को स्टार्ट किया, मालूम होगा शायद आपको। आईआईटी मद्रास को स्टार्ट किया क्योंकि उसमें बड़े बच्चे पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग के बच्चे पढ़ते हैं, आईआईटी मद्रास। जैसे ही चालू किया 10 दिन के अंदर कुछ 66 पॉजिटिव केसेस आ गए, ठीक है। फिर से उसमें लॉकडाउन लगा के बंद कर दिया आईआईटी मद्रास को। तो पता नहीं ये हो रहा है कि कैसे, लेकिन थोड़ा संभाल के अभी भी टेंशन थोड़ा लेके थोड़ा दूर दूर बैठना, केसेस नहीं आने चाहिए कुछ भी ऐसे, ठीक है। आईआईटी मद्रास में आ चुके हैं ऐसे केसेस, ठीक है। हाँ, कंप्लीटेड दिस वन। Yes. 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 तो दिस इज कॉल्ड Yes. एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, तो वी डिस्कस एंगल ऑफ फ्रिक्शन। चलो नेक्स्ट बता रहा हूँ मैं अभी, एंगल ऑफ रिपोज डिनोटेड बाय थीटा, एंगल ऑफ रिपोज डिनोटेड बाय थीटा। एक्चुअली में ये भी बेसिक्स ही चल रहा है, मतलब ये दोनों एंगल्स जो मैं अभी बता रहा हूँ, फ्रिक्शन और ये रिपोज, ये होने के बाद हमारा मतलब मेन टॉपिक स्टार्ट होगा जो थियरी के पॉइंट्स हैं, लेकिन उसके लिए ये दोनों पता होने चाहिए पहले से। अब एंगल ऑफ रिपोज क्या होती है, आपने पढ़ा है क्या पहले इसके बारे में, एंगल ऑफ रिपोज? No. No. ठीक है, ध्यान से स्क्रीन पे देखो। ये सपोज ये इंक्लाइन प्लेन है, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज इंक्लाइन प्लेन। तो ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ओके। इस इंक्लाइन प्लेन पे सपोज मैंने एक ब्लॉक रख दिया है ऐसे, अभी कभी कभी आपने देखा होगा कि ये ब्लॉक ऐसे स्लिप होकर नीचे भी आ सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये कभी कभी नहीं भी आता है नीचे। सपोज ये नहीं आ रहा है नीचे, रेस्ट पे खड़ा है। अब ये ऐसे कैसे, ये नीचे क्यों नहीं आ रहा है? अगर ये नीचे नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है क्या कि फ्रिक्शन इज सफिशिएंट स्टॉप द रिलेटिव मोशन। Yes. Yes. नहीं आ रहा है ना, इसका मतलब है फ्रिक्शन सफिशिएंट है, फ्रिक्शन ने इसको रोक के रखा है, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट। इसमें एक बात, सपोज ये ब्लॉक नीचे नहीं आ रहा है, इट इज नॉट कमिंग डाउन, हाँ, रेस्ट पे है। तो अब इस एंगल को, ये देखो, ये थीटा एंगल, ध्यान से देखो, अगर इस थीटा एंगल को मैं इंक्रीज करूं, मैं इंक्लाइन प्लेन को ऐसा करूं, ऐसा, ये देखो, थीटा एंगल को इंक्रीज करने पे आपने देखा होगा एक पर्टिकुलर एंगल पे, एक पर्टिकुलर थीटा वैल्यू पे ये नीचे आना स्टार्ट कर देगा क्या? Yes. 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 मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि थीटा को इंक्रीज करने पे ये गिरेगा, या थीटा को डिक्रीज करो तो गिरना शुरू करेगा? Increase. Increase. Increase क्या तो गिरेगा, frictionless होगा। हाँ, अब एक एग्जांपल सुनो, सपोज ये थीटा 30 डिग्री है, थीटा जब 30 है ये नीचे नहीं गिर रहा है, फिर मैंने थीटा को 35 किया, नहीं गिर रहा है, फिर थीटा को मैंने 40 डिग्री कर दिया, नहीं गिर रहा है, जब थीटा 45 हो गई तब ये हल्का हल्का गिरना शुरू किया इसने। तो थीटा 45 पे इसने गिरना शुरू किया, तो हाँ, कितनी एंगल पे गिरना शुरू किया? 45. 45. तो ये 45 से ज्यादा एंगल पे भी गिरेगा क्या, कि 45 से ज्यादा पे Yes. नहीं गिरेगा? गिरेगा. गिरेगा. तो किस पे ये स्टार्ट हुआ, किस एंगल पे ये जस्ट स्टार्ट हुआ? 45. 45 पे। 45. उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। आई कैन से एंगल ऑफ रिपोज इज 45 डिग्री। जिस मिनिमम एंगल पे, द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये जो थीटा है इसको यूजुअली एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं। इंक्लाइन प्लेन में ये जो एंगल है ना, इसको एंगल, आई कैन से दैट मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ, द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एट विच द ब्लॉक जस्ट स्टार्ट्स टू मूव डाउन, या टू स्लाइड डाउन भी लिख सकते हैं, मूव या स्लाइड लिख सकते हैं, स्लाइड डाउन, उसी को बोलते हैं कौन सी एंगल? एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज इज दैट एंगल एट विच द ब्लॉक जस्ट स्टार्ट्स टू स्लाइड डाउन। समझा? Yes. Yes. हाँ, Yes. अब आपको ये एंगल फाइंड आउट करनी है कि ये एंगल कितनी होती है, कितनी एंगल पे ये गिरता है। ठीक है, अब देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये देखो, सपोज ये mg है, फोर्स mg। देखो पहले सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, mg को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। देखो ये एक कंपोनेंट है, अगर आप ध्यान से देखोगे, दिस इज अ कंपोनेंट व्हिच इज पैरेलल टू द हाइपोटेन्यूज ना, ये हाइपोटेन्यूज को पैरेलल, देखो ये, Yes. 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 हाँ, तो ये जो डायरेक्शन है ना, देखो ये जो डायरेक्शन में दिखा है, इस डायरेक्शन को बोलते हैं अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, इट इज अलोंग द प्लेन। देखो मैंने लिखा है, तो ये कंपोनेंट है, और दूसरा कंपोनेंट ये है, देखो ये देखो अभी ध्यान से देखो, Perpendicular to plane. ये मैंने स्केलर मैट्रिक्स में बताया था ऐसे दो कंपोनेंट। Yes. Yes. कंपोनेंट, हाँ, ये जो कंपोनेंट है वो आपने बोला, ये कंपोनेंट को क्या बोला आपने? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। Perpendicular.
हाँ, Yes. इसका दूसरा नाम होता है नॉर्मल टू द प्लेन। परपेंडिकुलर नॉर्मल एक ही होता है ना। हाँ, तो एक है नॉर्मल टू द प्लेन और एक है अलोंग द प्लेन, समझा। अब देखो ये सिंपली प्रूफ किया जा सकता है कि ये एंगल थीटा Theta. रहेगी। Theta. Theta. थीटा हमेशा mg और नॉर्मल के बीच में बनेगी। ये Yes. कंपोनेंट है mg cos थीटा, ये कंपोनेंट है। mg sin. MG Sin sin theta. हाँ, अब देखो ये एक बात है, ये जो ब्लॉक है, इज इट ब्लॉक इज इन कांटेक्ट विद इंक्लाइन प्लेन ना। ब्लॉक और इंक्लाइन प्लेन कांटेक्ट Yes. में है। Yes. जब दो बॉडीज कांटेक्ट में होती है ना, तो ये होता है नॉर्मल रिएक्शन दोनों के बीच में। नॉर्मल रिएक्शन ऐसा होगा, थोड़ा इमेजिन करो, जिनको इमेजिन नहीं हो रही, देखो ये कांटेक्ट है क्या, देखो ये दोनों के बीच का कांटेक्ट ये है क्या, Yes. 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 वैसा, समझ रहे क्या। Yes. Yeah. अगर एक बात, अगर कांटेक्ट ऐसा हो जाए दोनों के बीच में ऐसा, तो फिर नॉर्मल रिएक्शन शायद ऐसा होगा मेरे ख्याल Yes. Said yes. 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 हाँ, तो कभी ऐसा मत सोचना कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा ऊपर की तरफ होता है। इधर देखो हॉरिजॉन्टल हो चुका है वो इधर, तो ऐसा कुछ नहीं है कि नॉर्मल रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये नॉर्मल रिएक्शन है। नेक्स्ट फ्रिक्शन देखो mg sin थीटा जो है ना, mg sin थीटा बॉडी को नीचे लेके जाने की कोशिश कर रहा है। मतलब mg sin थीटा इज ट्राइंग टू स्टार्ट द रिलेटिव मोशन, नहीं mg sin थीटा मोशन Yes. स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है। Yes. mg sin थीटा को अपोज करने के लिए, मोशन को अपोज करने के लिए फ्रिक्शन ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब एक बात बताओ, फ्रिक्शन की जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है, मैं वो लिख रहा हूँ, फ्रिक्शन की जो सबसे बड़ी वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ FL। Limiting. Limiting Limiting value. value. फ्रिक्शन की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी है FL, और जो डाउनवर्ड खींच रहा है वो mg sin थीटा है। एक बात बताओ, इन दोनों में से कौन सा फोर्स बड़ा होने पे, फ्रिक्शन और mg sin थीटा में से कौन सा फोर्स बड़ा होने पे ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा। Friction. 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 फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू बड़ी है तो वो नहीं मूव करेगा। अच्छा, अगर mg sin थीटा बड़ा हो चुका है तो फ्रिक्शन से गिर जाएगा Move block. करेगा. Yes. एक बार बताओ, आप ऐसा बोल रहे हो क्या कि जब ये ऐसा होगा, इज इट अ केस जब वो मूव करेगा। Yes. 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 Motion over. मैं देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ, ब्लॉक मूव्स इफ mg sin थीटा इज मोर देन FL। ठीक है, ये केस में आपने बोला मूव करेगा, और अगर एक बार अगर ये केस है, Move नहीं करेगा. नहीं करेगा। Not move. चलो एक काम करते हैं, इस केस से स्टार्ट करते हैं। सपोज ये केस है अभी हमारे पास, यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्लीज। अब आपने देखो खुद बताया मूव नहीं करेगा, बराबर है, एकदम करेक्ट है। mg sin थीटा सपोज लेसर देन FL है, क्या करेगा, मूव नहीं करेगा, बराबर। Yes. चलो मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी बस 1 मिनट में हो जाएगा, ध्यान से देखो, वेरी क्लियर। अब एक काम करते हैं, अभी सपोज मैंने थीटा को इंक्रीज करना शुरू किया, अभी मैंने इंक्रीज करना शुरू किया। डू यू नो, अगर आप थीटा को इंक्रीज करेंगे ना तो साइन थीटा भी इंक्रीज होता है। Yes. Yes. As theta Yes. increases, Yes. sin theta increases. cos के साथ उल्टा है, sin थीटा जब इंक्रीज होता है ना तो cos थीटा डिक्रीज होता है। Decrease होता हाँ, तो फिलहाल मैं cos की बात ही नहीं कर रहा हूँ, हाँ, लेकिन sin की बात करेंगे। As theta increases, sin theta increases। ये दिख रहा है sin थीटा, ये इंक्रीज होगा। तो बात जैसे से ये इंक्रीज होगा, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड इंक्रीज हो रहा है ना। Yes. 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 आएगी, पता है एक पॉइंट आएगी जब mg sin थीटा बढ़ते बढ़ते इतना हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, FL के इक्वल। Yes. तो mg sin थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, FL के। ये देखो ये mg sin थीटा ना, ये बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते ये FL के इक्वल हो गया। मतलब ऐसे फोर्स जो लग रहा है ऐसा, ये फोर्स ये FL है, तो इसको बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन भी अपने FL पे पहुंच जाएगा। ठीक है, हाँ, when mg sin थीटा become FL, then to oppose the mg sin थीटा, फ्रिक्शन भी अपने आप को एडजस्ट करके कितना बना देगा, अपने आप को FL ही बना देगा वो। FL. हाँ, उस पॉइंट पे पता है ये मोशन जस्ट स्टार्ट होने वाला है। अब ये मोशन जस्ट स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी अगर आपने थीटा को थोड़ा सा और इंक्रीज किया तो mg sin थीटा और इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन फ्रिक्शन थोड़ी FL से ज्यादा थोड़ी हो पाएगा। No. ठीक है, तो ये पॉइंट पे मोशन स्टार्ट होने लगता है। ठीक है, मोशन यू कैन से जस्ट स्टार्ट्स व्हेन दिस कंडीशन इज देयर। अब कुछ लोगों को लगेगा कि सर ये कंडीशन में थोड़ी स्टार्ट होगा, जब mg sin थीटा बड़ा हो जाएगा तब स्टार्ट होगा। इस पॉइंट पे स्टार्ट होना शुरू करेगा, मतलब स्टार्ट होना भी स्टार्ट करेगा वो, मतलब जस्ट स्टार्ट होगा अभी। mg sin थीटा बिकम इक्वल टू व्हाट, FL। mg sin बिकम इक्वल टू FL। FL को अब ये लिखो, mu s n. है ना?
ये n दिख रहा है, ये mg डायग्राम देखो, ये जो n है ना, n इसके M- इक्वल होगा। mg cos mg cos theta, एक बात बताओ, ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक कभी भी अलोंग द प्लेन मूव कर सकता है कि नॉर्मल टू द प्लेन डायरेक्शन में मूव करेगा? ये डायरेक्शन में मूव कर सकता है along क्या the ब्लॉक? plane. along the plane, along the along the plane. ब्लॉक ये डायरेक्शन में मूव कर सकता है ना? Yes, yes सकता है इसमें। ये डायरेक्शन में मूव No. किया गया ब्लॉक? ये तो ऐसा चला गया या ऐसा चला गया? नहीं। No, तो sir. अगर नहीं मूव करेगा मतलब n must be balanced by what? mg cos theta। mg cos cos theta. जो n है ना, n को आप ये लिख सकते हो, n हमेशा इक्वल होगा mg cos थीटा। अब देखो mg गेट्स कैंसिल, ठीक है, sin थीटा है, इसमें cos थीटा से डिवाइड करो, ये हो गया tan थीटा। tan थीटा Tan इक्वल टू mu s। us. ये जो थीटा एंगल है ना, इट इज दैट एंगल एट विच मोशन जस्ट स्टार्ट्स। ये देखो, मोशन जस्ट स्टार्ट्स व्हेन tan थीटा इक्वल टू दिस वन। तो इसमें इस कंडीशन में जब tan थीटा इतना हो जाएगा mu s, तब मोशन जस्ट स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें जो थीटा एंगल है ना, यही एंगल ऑफ रिपोज है। दिस इज एंगल ऑफ रिपोज, दिस थीटा इज ओनली एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ रिपोज की फॉर्मूला ये हो गई। Tan inverse. तो अगर कोई बोले कि एंगल ऑफ रिपोज निकाल के दो, तो उसके लिए फॉर्मूला ये है, tan इनवर्स किसका लेना पड़ेगा? mu s का। Mu s. ठीक, कुछ डिफिकल्टी नहीं है, अब खाली फॉर्मूला लास्ट वाली याद रखो थोड़ी सी, कि tan थीटा किसके इक्वल है? mu s के। आपको वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन याद है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन की फॉर्मूला क्या थी? mu s. Same. वो भी यही Mu थी क्या? tan s. phi Yes. equal to mu s? Yes. yes इसका मतलब ये है क्या कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन और ये है एंगल ऑफ रिपोज, दोनों की फॉर्मूला सेम है क्या? क्या अलग है? Yes. yes Same है. Same. Yes. Same है. ये एक फैक्ट है, वाले साइड को लिख लेना, इट्स अ फैक्ट कि कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज। दोनों इक्वल होती है हमेशा। एक्चुअली में देखो, दोनों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। मैंने एंगल ऑफ रिपोज बिल्कुल अलग बताया और एंगल ऑफ फ्रिक्शन बिल्कुल अलग चीज था, लेकिन दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल होती है। अब क्या कर सकते हैं? लिख लो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू व्हाट? एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, लिख लो लिख लो। ये जो मैं अभी बता रहा हूँ ना, अगर आप लिख रहे हो अच्छे से, आपको आगे बहुत फायदा होगा, क्योंकि मैं थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में लिखा रहा हूँ। इतना सिंपल में आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर अपनी वो कर रहे हैं, कि सर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, इतना सिंपल। ऐसा नहीं है, रियलिटी है। जितना टीचर कोई फिजिक्स का सिंपली लिखवाता है ना, उतना आपको किसी भी बुक में उतना सिंपल तरीके से नहीं मिलेगा चीजें। बेटर आप लिख लो, क्योंकि बुक से नहीं पढ़ पाएंगे उतना सब। कभी Answer. फिजिक्स का कोई चैप्टर फिजिक्स के बुक से पढ़ के देखो, पता चल जाएगा। डिफिकल्ट लगता है काफी। ठीक है, Yes. हाँ। तो लिखा एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज, yes Yes. sir. एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एंगल ऑफ रिपोज। अगर आपको बाद में भूल जाएगा तो यू कैन रिवाइज दिस डेफिनेशन, इसे समझ जाएगा। चाहे तो लिख लो, जो भी है। कुछ लिखना है क्या? देख लो, सब लिखा? yes sir done Done. done sir इतना जल्दी लिख लेते हो क्या? स्क्रीनशॉट लेते हो क्या? No. 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 No, आपके no. साथ लिख. सर यू आर राइटिंग। आपके साथ हाँ लिखते जाया करो प्लीज। ओके, चलो, एंगल ऑफ रिपोज समझ गया आपको, दोनों इक्वल होती है हमेशा। ठीक है, तो अभी देखो, मैं अब इसके बाद आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चीज पे जा रहा हूँ। अब इस चैप्टर में करना क्या है फ्रिक्शन में, व्हाट डू वी हैव टू डू एक्चुअली। देखो, इसमें ना हमको 3 टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं फ्रिक्शन में। यू विल गेट 3 टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल। एक न्यूमेरिकल कौन सा होता है? जिसमें जो बॉडी है ना, बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे होती है। मतलब फ्रिक्शन जब लगता है ना, फ्रिक्शन हॉरिजॉन्टली एक्ट करता है। फ्रिक्शन एक्ट हॉरिजॉन्टली। ये देखो, जैसे एग्जांपल ये, अब इसमें फ्रिक्शन ऐसे एक्ट करेगा ना, Yes. Yes हो sir. गया, हॉरिजॉन्टल है ये पूरा। दूसरा होता है फ्रिक्शन ऑन वर्टिकल फेसेस। सपोज ये देखो, ये सपोज वॉल है, इट्स अ वॉल, और वॉल पे ऐसे ब्लॉक को रखा है, और ब्लॉक ही नीचे की तरफ खिसक रहा है या ऊपर की तरफ जा रहा है। ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है तो फ्रिक्शन ऐसे लगेगा ब्लॉक के ऊपर, आई थिंक। Yes. Yes. फ्रिक्शन किस पे हो गया देखो। Vertical. vertical और एक लास्ट और होता है फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइंड प्लेन और इंक्लाइंड सरफेसेस, जो अभी मैंने रिपोज के टाइम पे करा है। ये देखो ऐसा, इसमें फ्रिक्शन ऐसा लग रहा है ना। तो ये देखो, ये फ्रिक्शन ना तो हॉरिजॉन्टल है ना तो वर्टिकल है, इज इट इंक्लाइन है ना ये। Yes. Yes. ये 3 है। ठीक है, पूरे फ्रिक्शन में इसी 3 टाइप, मतलब ये 3 टॉपिक्स हमको कवर करने हैं।
दैट विल बी द कंप्लीशन। ये तीनों करने हैं, ठीक है। आज पहले थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल सरफेसेस से चालू करते हैं। लेट्स सी, हॉरिजॉन्टल सरफेस इसमें पहले आई स्टार्ट फ्रिक्शन ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेसेस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस से स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि सपोज ये ब्लॉक है, ठीक है। इस ब्लॉक को हम लोग ऐसे रख दिया इसके से ग्राउंड पे। मुझे अब इस ब्लॉक को मूव करना है, तो बाद मूव करवाने के लिए डू आई हैव टू अप्लाई फोर्स ना, फोर्स लगाना पड़ेगा। Yes. जब आप फोर्स लगाओगे ना इस बॉडी के ऊपर, इमेजिन करो मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, मतलब मैं इसको पुश कर रहा हूँ। आप इसको पुश कर सकते हो और आप इसको पुल भी कर सकते हो। यू कैन पुश इट एंड यू कैन ऑल्सो पुल इट, दोनों हो सकता है ना। Yes. Yes. ठीक है, किसी भी चीज को आप पुल कर सकते हो या फिर किसी चीज को आप पुश कर सकते हो। पुश और पुल दोनों चलता है। अब रूल ये होता है, एक रूल है कि पुलिंग इज ऑलवेज इजियर देन पुशिंग। पुलिंग इज इजियर देन व्हाट, पुशिंग। ठीक है, थोड़ा याद रखो, पुलिंग इजी होता है देन पुशिंग। अब डोंट वरी, हम लोग इसको प्रूफ भी करेंगे, लेकिन प्रूफ करने से पहले मैं आपको खाली बस इमेजिन करवा देता हूँ ये चीज की सच में ऐसा होता है कि नहीं। देखो, अगर आप कभी रेलवे स्टेशन पे या कभी एयरपोर्ट पे जाते हो, वो ट्रॉली वाली बैग्स होती हैं जिसमें नीचे व्हील्स लगे होते हैं, ठीक है। नहीं, Yes. लगेज बैग्स आते हैं जिसमें नीचे Yes, व्हील्स लगे होते हैं, Yes. Yes. तो आगे खिसका के लेके जाते हो। एक बार वो जो उसका आप हैंडल पकड़ते हो और बैग को प्लेटफॉर्म पे खींच के लेके जाते हो, उस टाइम पे आप बैग को, लगेज बैग को यूजुअली पुल करते हो उसके साथ भी पुश करते हो। क्या मतलब? Pull. Pull. पुल कर। इमेजिन करो आप एयरपोर्ट पे जा रहे हो लगेज बैग लेके, ट्रॉली बैग, तो क्या करते हो यूजुअली? पुल करते हो, राइट? Pull. पुल। Yes. Pull. पुश भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है कर push सकते करना। हैं। कर सकते सकते हैं। देखो, आप ज्यादा करके पुल करते हो, बराबर। Yes. 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 पुलिंग इजी पड़ता है कंपेयर टू पुशिंग, हमेशा पुलिंग इजी पड़ता है कंपेयर टू पुशिंग। ठीक है, ठीक है। सर हाँ, पुल मतलब इस पे अपनी तरफ खींचना है ना। पुलिंग मतलब, देखो, पुलिंग मतलब खींचना, पुशिंग मतलब धक्का देना। हिंदी में बोलूं अगर, पुश मतलब धक्का देना, पुल मतलब अपनी तरफ खींचना। तो आई थिंक हम लोग ट्रॉली को पुल करते हैं, बराबर। यस। यस। Yes. इस पे एक स्टूडेंट ने, मतलब मुझे याद है, फनी है थोड़ा, इसमें लास्ट ईयर मुझे एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर हम लोग जब वो सुपरमार्केट में जाते हैं, वो डी मार्ट वगैरह चले गए, उधर वो ट्रॉली देते हैं ना सामान डालने के लिए, Push पुश करते हैं। करते हैं। यस। करते हैं। और एयरपोर्ट में भी ऐसी ट्रॉली आती है जिसपे आप 2-3 Yes, बैग्स yes. रख देते हो, Yes. उसको भी push Yes. करते हैं। Yes. तो बोला कि सर वो उसमें तो हम लोग पुश करते हैं, उसमें कहाँ पुल करते हैं। और उसमें वो बोल रहा था कि सर पुशिंग ही इजी पड़ता है उसमें, अगर मैं पुल करूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। Yes. तो अब आप बोले कि सर ये तो कंट्रोवर्सी है, उसमें तो हम लोग पुल करते नहीं है, पुश करते हैं उसको। उसमें एक बात है, आप ट्रॉली पे हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाते हो कि थोड़ा इंक्लाइन डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लगाते हैं। Horizontal. हाँ, देखो, जो आपका ये डाउट है ना कि सर ट्रॉली, जो डी मार्ट वगैरह में ट्रॉली मिलती है या जो सुपरमार्केट में मिलती है, उसको तो हम लोग पुश करते हैं। इसका आंसर मैं जब ये टॉपिक खत्म होगा उस टाइम पे दे पाऊंगा और आप समझ पाएंगे। फिर अभी उसको समझाना मुश्किल है, विल डिस्कस एट द एंड। लेकिन देखो, मैंने ही आपको डाउट बता दिया तो मैं इसका आंसर भी दे दूंगा, डोंट वरी। ओके, चलो स्टार्ट करें। अब देखो, पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग, ये मैंने बोला था ना। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे और इसके पीछे मतलब क्या लॉजिक है, ध्यान से देखो। एक्चुअली पता है मुझे करना क्या है इस टॉपिक में, मुझे खाली क्या करना है, ध्यान से सुनना। सपोज एक ब्लॉक है, ओके, ये रेस्ट पे रखा हुआ है, मुझे फाइंड आउट करना है कि सबसे कम फोर्स कितना लगाना चाहिए इसके ऊपर, इसको मूव करने के लिए। आई जस्ट वांट टू फाइंड हाउ मच इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल फोर्स टू स्टार्ट व्हाट, मोशन। ठीक है, मुझे ये फाइंड करना है। ठीक है, क्लियर? हाँ, अब कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि सर आपको सबसे कम फोर्स चाहिए ना, तो एक काम करो, सब ऐसे फोर्स लगाएंगे हम लोग, ऐसे फोर्स लगाएंगे तो फ्रिक्शन ऐसा होगा, आई थिंक, राइट? Yes. ये देखो, मैंने फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लिखी है, ये मैक्सिमम वैल्यू है फ्रिक्शन की, म्यूएसएन। तो एक बात बताइए, जस्ट स्टार्ट कब होगा? व्हेन इट विल जस्ट स्टार्ट, जब एफ किसके इक्वल होगा, म्यूएसएन के ना। Yes. 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 Yes.
अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि सर एफ शुड बी ग्रेटर देन म्यू एस एन। हाँ बराबर है, एफ ग्रेटर देन म्यू एस एन होगा तो ये बहुत अच्छे से मूव करेगा, लेकिन जस्ट स्टार्ट कब होगा, जब एफ इज इक्वल टू म्यू एस एन। तो कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि सर यही है मिनिमम फोर्स जिस पे स्टार्ट होगा। हाँ ठीक, लेकिन एक बात, ये फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा है कि थोड़ा इंक्लाइन डायरेक्शन में लगा है आपने ये फोर्स? Horizontal. 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 अभी फिलहाल बोल सकता हूँ कि ये मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स है जो लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक बार हम लोग क्या करेंगे, एक बार ये फोर्स थोड़ा इंक्लाइन पे लगा के भी देखेंगे, थोड़ा इंक्लाइन करके देखते हैं, शायद उससे और कम फोर्स लगाना पड़े शायद। हॉरिजॉन्टल से तो हो रहा है, दिस इज द आंसर फॉर हॉरिजॉन्टल, बट मैं अभी थोड़ा एंगल बदल के देखता हूँ एंगल बदलने से कुछ अच्छा होता है, फोर्स और कम होता है कि फोर्स बढ़ाना पड़ेगा, वो देखना है। आई जस्ट वांट टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स नाउ। ठीक है, अब देखो ये होता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ना। लेट्स अप्लाई फोर्स दिस वे। इससे देखते हैं इससे क्या फायदा होगा कि नुकसान होगा, वो देखना है। सब अभी देखो फोर्स मैं कितनी एंगल पे लगा रहा हूँ, थीटा एंगल पे। थीटा। Theta. ठीक है, फोर्स एफ लगा रहा हूँ थीटा एंगल पे। अब एक काम करेंगे, ये एफ को तुम रिजॉल्व करो दो कंपोनेंट्स में, ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा। समझते हैं रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इनटू टू कंपोनेंट्स Yes. Yes. होगा, वो साइन होगा। अच्छा ये देखो ये mg है और इधर एक नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन ऐसा होगा ना। एक बात आपको मालूम है, ये जो ब्लॉक है वो वर्टिकली तो मूव नहीं करेगा, मूव करेगा तो हॉरिजॉन्टली मूव करेगा, इट विल नॉट मूव वर्टिकली ना। Yes. 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 तो ये ऐसा होगा, अपवर्ड फोर्सेस आर बैलेंस बाय डाउनवर्ड फोर्सेस, एफ साइन थीटा प्लस एन विल बैलेंस mg ना। Equal to. Yes. ये देखो mg, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो Yes. Yes. इसमें से तुम n निकाल लो, पहले n निकाल लो, सॉरी n ये क्या mg माइनस एफ साइन, Minus. गिव इट फर्स्ट इक्वेशन। और फिलहाल ये डायग्राम जो है, ये डायग्राम देख के बताओ, ये आप पुल कर रहे हो कि पुश कर रहे हो, क्या कर रहे हो ये ऐसा? Pull. Pull. pull कर रहे हैं। Pull. पुलिंग है, इट्स एक्चुअली पुलिंग, पुशिंग ऐसी नहीं होती है। पुशिंग भी मैं बताऊंगा, डोंट वरी, बट ये पुल है फिलहाल, तो ये पुल का चल रहा है, पुलिंग बॉडी। ये देखो mg sin थीटा, सॉरी mg माइनस एफ sin थीटा। अब एक बात बताओ, ये ब्लॉक मोशन कब स्टार्ट करेगा, व्हेन f cos थीटा किसके इक्वल होना चाहिए मोशन स्टार्ट होने के लिए? USN, Mu S. USN. तो देखो मैं यहाँ पे ऐसा लिख रहा हूँ, मोशन जस्ट स्टार्ट इफ f cos थीटा इक्वल टू म्यू एस एन। ये देखो अब इसमें f cos थीटा को आप ऐसे रखो, म्यू एस n की वैल्यू डाल दो ना, इक्वेशन 1 में से n की वैल्यू डाल दो, इसमें n इतना है। एक बार बताओ, ये इक्वेशन बन गई, इसको कोई भी सॉल्व करके इसमें से कैपिटल F की वैल्यू निकाली जा सकती है कि नहीं, इसको थोड़ा सॉल्व करके? Yes. अगर Yes. तुम थोड़ा सा सॉल्व करोगे इसमें से कैपिटल F डायरेक्टली बताओ, इतना आएगा mg डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा, ये आने वाला है। ये मिनिमम फोर्स है। सर थोड़ा स्क्रीन ब्लर हो गया। Blur. Sir, हुआ था। blur हो गया. Yes. ब्लर हो रहा है? Yes. Yes. बहुत हो. कुछ क्लियर हुआ अभी? No blur. No, sir. पता नहीं क्या हो गया, अभी तक ठीक था, पहले ठीक था ना, अभी हुआ है? Yes. अभी हुआ. Yes. अच्छा एक काम करो, आपने जितना लिखा है उसको थोड़ा ओरली मैं बता रहा हूँ, जितना आपने लिखा है उसमें से f को निकालो, कैपिटल F को। यस सर, निकाला। निकाला। कितना आ रहा है, पढ़ो, रीड करो म्यू कोई एस भी। एम जी अपॉन US कॉस थीटा upon प्लस cos theta म्यू एस sin Cos थीटा। theta plus mu S sin theta. अब एक बात, आपने स्टार्टिंग में वो हॉरिजॉन्टल फोर्स भी लगाया था ना, सिर्फ सीधा हॉरिजॉन्टल लगाया था फोर्स, yes, यस। उसमें मिनिमम फोर्स कितना था स्टार्ट करने के लिए? Mu S म्यू N. एस एन। USN, USN. म्यू एस एम जी, yes, सॉरी म्यू एस एन था ना, यस। Yes. Yes.
उसमें n किसके इक्वल होगा? सोचो वो डायग्राम में n किसके इक्वल होगा? mg 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 उधर वो जो जब फोर्स हमने सिंपली हॉरिजॉन्टल लगाया था ना फोर्स, उस टाइम पे n इक्वल mg होगा। स्क्रीन क्लियर हुआ क्या अभी? नहीं, no sir no sir एकदम लास्ट मोमेंट पे आके हुआ है। अभी 2-3 मिनट पड़े हैं, मैं लॉग आउट करके आऊंगा, उसमें भी टाइम निकल जाएगा। अच्छा एक काम करो, सुनो बेटा, मैं ओरली बता देता हूँ। तो ये जो आपको फोर्स मिला है ना अभी, ये आपका कौन सा वाला केस है? पुलिंग वाला केस है। इट्स केस ऑफ पुलिंग, है ना? yes yes इसमें आपको जो फोर्स मिला ना, म्यू एस एम जी डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ये फोर्स जो आपको मिला है अभी यहाँ पे, इट इज स्मॉलर देन द हॉरिजॉन्टल फोर्स। जो आपने हॉरिजॉन्टल लगाया था ना, उससे छोटा है ये एक्चुअली। कैसे? दोनों का न्यूमरेटर सेम है, लेकिन यहाँ पे जो सेकंड फॉर्मूला आपको आई है, उसमें डिनोमिनेटर बड़ा है एक्चुअली। तो yes, मतलब हॉरिजॉन्टल के कंपैरिजन में ये ज्यादा कम है, इट इज इवन लेसर। तो हॉरिजॉन्टल की कंपैरिजन में पुलिंग अच्छा है कि हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई करना अच्छा है? पहले तो कि पुलिंग ठीक है? पुलिंग pulling, pulling pulling पुलिंग हाँ, ठीक है। स्क्रीन जैसा बोलो नहीं दिख रहा है, मैं आगे बढ़ूँ कैसे? अभी एक थोड़ा मिनट होल्ड sir करो। clear थोड़ा है clear है अभी क्लियर है थोड़ा। अभी क्लियर है? यस सर। yes sir, थोड़ा थोड़ा ब्लर दिक्कत, है सिर्फ। समझ रहे हैं समझ रहा है? लेकिन तो ये हाँ सर, मिला समझ सबको रहे हैं। फॉर्मूला ये वाली? सर इसको incline Yes. कैसे लगा inclinely कैसे फोर्स पुलिंग होगा इंक्लाइन पे कैसे? क्या? सर आपने अभी बताया ना वो कैसे पुलिंग होगा incline एंगल पे ठीक है, सुनो पहले, मैं अभी पहले ये दिख रहा हूँ। देखो सबसे पहले मैंने फोर्स ऐसे हॉरिजॉन्टल लगाया था, याद है? जब फोर्स एकदम हॉरिजॉन्टल लगाते हो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो फोर्स मिनिमम फोर्स कितना आया था? म्यू एस एन आया था क्या? yes, यूएसए yes yes और एन को मैंने बोला ना mg लिख सकते हैं उस mg, केस में। mg तो देखो ये है हॉरिजॉन्टल फोर्स दैट यू मस्ट अप्लाई। अच्छा, ये जो फोर्स अभी पुलिंग वाला लगाया, जो पुलिंग वाला डायग्राम हमने बनाया पुलिंग वाला, उसमें फोर्स इतना आया। mu s mg upon cos theta cos plus theta mu upon s sin theta new sign देखो यहाँ पर सिर्फ म्यू एस एम जी है, यहाँ पर भी देखो म्यू एस एम जी है, लेकिन डिनोमिनेटर में भी है कुछ। तो आई थिंक आप देखोगे तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो थोड़ा बड़ा हो सकता है ना कंपेयर टू दिस वन। yes, yes तो जो मैंने थीटा की ऐसी कुछ वैल्यू चूज की, थीटा मेरे हाथ में है, थीटा मैंने ऐसे चूज की कि ये जो है ना कॉस थीटा और ये जो साइन थीटा है, दोनों मिलके 1 से बड़े हो गए, दे बिकम मोर देन 1। तो डिनोमिनेटर बिकम मोर देन 1, तो ये आपका थोड़ा कम आएगा। तो पुलिंग फिलहाल छोटा है, पुलिंग इज मोर Yes, लेसर yes. देन हॉरिजॉन्टल। ठीक है, कंप्लीटेड? यहाँ तक हो गया सबका? yes yes पुशिंग पे जाते हैं, लेट्स गो विद पुशिंग। पुशिंग पे जाते हैं। पुशिंग कैसा होता है? ध्यान से देखो स्क्रीन पे, ये ग्राउंड है, ये आपने ब्लॉक रखा, ब्लॉक पे ऐसा mg, ऐसा n, सब आपने फोर्स ऐसा लगाया। ध्यान से देखना अभी, ये देखो ये देखो, आप ऐसा लग रहा है, ऐसा लगा रहे हो फोर्स ऐसा। यस आर यू ट्राइंग टू पुश दिस बॉडी और नो? नाउ अभी पुश लग रहा है। yes push Yes. yes ऐसा होता है ना पुश, तो जब डब कोई बैग है उसको पुश कैसे करोगे? ऐसे पुश करोगे। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो अभी हॉरिजॉन्टली नहीं करना है, मैंने हॉरिजॉन्टली पहले ही कर चुका हूँ। हमको किसी एंगल पे पुश करना है, तो एंगल पे यही होगी पुशिंग ना। ठीक है, हाँ। यस अब देखो ये जो फोर्स है ना, जो मैंने आपको दिखाया अभी यहाँ पे, इस फोर्स को मैं 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करूंगा। देखो ये फोर्स ऐसा है, यही सेम फोर्स मैंने इधर बना दिया, बस और कुछ नहीं किया है। इसको अगर 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करोगे, एक कंपोनेंट ऐसा होगा और एक कंपोनेंट आई थिंक ऐसा होगा। ये थीटा इधर बनेगी, देखो ये। yes, तो ये कंपोनेंट होगा एफ कॉस थीटा, तो जो डाउनवर्ड कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? एफ साइन थीटा। sin theta, हाँ, अब एक बात, कौन सा फोर्स है जो इसको आगे की तरफ पुश करके लेके जा रहा है? ये f ना, cos theta, have cost cos theta एक्शन ऐसे लगेगा इसको रोकने के लिए। हाँ, पहले एक काम करो, वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस करो। वर्टिकली आप क्या लिख सकते हो? एन किसकी इक्वल? mg sin theta mg plus mg, sin theta
इसको एक काम करो, वो जो पहला आपने पुलिंग वाला केस किया है, पुलिंग वाला आपने लिखा है पूरा, उसमें भी n आपने निकाला था, उसके n और इस n को कंपेयर करो, इसमें ये n ज्यादा है क्या? Yes. Yes. मतलब ये पुशिंग वाले केस में नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाता है, बराबर? Yes. Yes. आपको याद है नॉर्मल रिएक्शन बढ़ने से फ्रिक्शन बढ़ता है क्या? Yes. 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 पुशिंग में, ये अभी पुशिंग डिस्कस हो रहा है, पुशिंग में फ्रिक्शन बढ़ेगा, फ्रिक्शन बढ़ेगा तो आपको भी ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ना मोशन चालू करने के लिए, Yes. Yes. इसलिए पुशिंग डिफिकल्ट होती है। अब लॉजिकली समझा दिया, अभी हम लोग मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे। एक बात है, ये मोशन कब स्टार्ट होगा, जब कौन सा फोर्स किसके इक्वल होगा? F cos theta equals F to cos theta equal to 2 ms. Mu SN. 2ms क्या होता है? Mu SN. जब F cos थीटा ना वो लिमिटिंग के इक्वल होगा तब जस्ट स्टार्ट होता है मोशन, है ना? इसमें n की वैल्यू डालो प्लीज, n की वैल्यू ये है। इसको देखो थोड़ा सा सॉल्व करके इसमें से भी आप f निकाल सकते हो क्या? देखो तो थोड़ा सा सॉल्व करके मैं इसमें से f निकाल के बताओ मुझे, f कितना आ रहा है? देखो Mu s mg upon cos theta minus mu sin theta. वेरी गुड, ये शेरॉन है क्या? Yes. गुड गुड, कीप इट अप। mu s mg divided by cos theta minus mu sin theta. Are you getting this formula? See to it. Yes. Yes, sir. तो ये पता है क्या मिला आपको? इट इज अ मिनिमम फोर्स इन द पुशिंग। ये पुश में ये मिनिमम फोर्स है क्या? मिनिमम फोर्स फॉर पुशिंग। Yes. Yes. इसको एक काम करो, वो जो मिनिमम फोर्स फॉर पुलिंग वाला था उससे कंपेयर करो, किसका डिनोमिनेटर बड़ा है? थोड़ा सा देख के बताओ, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है। वाले का बड़ा है. Pulling का बड़ा है. न्यूमरेटर सेम है क्या दोनों का? Pulling का न्यूमरेटर Yes. Numerator same. Numerator add हो दोनों रहा में है. mu s mg है देखो, Yes. लेकिन Yes. जो पुलिंग है, पुलिंग में ऐसा है नीचे cos थीटा प्लस mu sin थीटा है, Yes. Add हो रहा है. Yes. वो डिनोमिनेटर बड़ा है। आपको मालूम है जिस फ्रैक्शन में अगर कोई फ्रैक्शन है उसमें डिनोमिनेटर बड़ा है अगर, Value तो छोटा वो आता है. ओवरऑल वैल्यू आएगा छोटा है, value. कम आएगा। मतलब पुलिंग के लिए कम फोर्स लगाना पड़ता है एज कम्पेयर टू पुशिंग। क्या Pushing. Yes. 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 दोनों केस में मैंने सपोज थीटा सेम रखा है, पुलिंग वाले केस में और पुशिंग वाले केस में मैंने थीटा सेम रखा है, दोनों केस में मैंने सेम mg वाला बॉडी लिया है, सेम मास वाली बॉडी ली है, तो पुलिंग इजी पड़ेगा आपको, बराबर? तो हेंस पुलिंग इज इजियर देन व्हाट? पुशिंग। Pushing. क्लियर? तो आज ये कंप्लीट हो गया, देयरफॉर पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग। कल हम लोग क्या करेंगे, इसी के आगे बढ़ेंगे, कल इससे आगे में फ्रिक्शन कल कंप्लीट हो जाएगा विद थियरी एंटायरली, ठीक है? ओके, Yes. आज मेरे बाद कोई नेक्स्ट लेक्चर है क्या? No. 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 ठीक है, तो आज ये कंप्लीट कर लो, बाकी नेक्स्ट कल कंटिन्यू करते हैं। कल मैं ऐसे सोच रहा हूँ, अगर आप अलाउ करेंगे तो करेंगे ऐसा। जस्ट आई एम थिंकिंग कि कल 1 घंटा लेने के बाद मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करके अगर 1.5 आवर्स कर दूं तो ये चैप्टर खत्म होने पाया जाएगा। 1 आवर में नहीं होने वाला है फिनिश। सर मैं कल सर से सुबह बात करता हूँ, इफ पॉसिबल थोड़ा सा मैं कल एक्सटेंड करूंगा, 15-20 मिनट तो एक्सटेंड कर सकता हूँ ना एटलीस्ट, Yes. Yes, sir. Yes. क्योंकि काफी दिन से लेक्चर नहीं हुआ है, 20 दिन के बाद लेक्चर हुआ है, तो काफी मिस आउट हुआ है पहले वाला।